इंडिया स्मैश्ड न्यूजीलैंड बाय 48 रन्स। पहले टी20 मैच में इंडिया नागपुर में न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से विध्वस्त कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में इंडिया अपनी वर्ल्ड कप स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से रिवील कर चुका है। इंडिया की बैटिंग स्ट्रैटेजी या फिर बॉलिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, इंडिया किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से वर्ल्ड कप में आगे बढ़ेंगे, ये सब रिवील कर दिया है। न्यूजीलैंड की कप्तान मिचेल सैंटनर ड्यू फैक्टर के चलते इंडिया को पहले बैटिंग करने भेजा और इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन अब टॉस तो हाथ में है नहीं, टॉस हार गए तो पहले बैटिंग करना ही पड़ेगा। इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पे ईशान किशन, जैसा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वैसा ही देखने को मिला। और रिंकू सिंह को गेम टाइम देने को सोचा इंडिया और इंडिया रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया और उसके बाद 2 पेसर के साथ इंडिया कंटिन्यू किया, अर्शदीप और बुमराह। हर्षित राणा को बाहर बैठा। एक बार फिर से इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अपना इंटेंट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। पूरे तरीके से इंडिया को अटैक ही करना है और यही देखने को मिला। फियरलेस अप्रोच के साथ अटैक करते रहे। हालांकि संजू सैमसन और ईशान किशन सफल नहीं रह पाए। संजू सैमसन और ईशान किशन के बल्ले से बाउंड्री तो आए लेकिन टिक नहीं पाए। और उसके बाद नंबर 4 पे कप्तान सूर्यकुमार यादव को देखने को मिला। सूर्यकुमार यादव एक स्टेबल पारी खेली, बहुत दिन बाद थोड़ा समय लिया, लेकिन उसके बल्ले से बहुत अच्छे तरीके से कुछ शॉट भी देखने को मिला, जैसे कि शुक्ला शॉट हो या फिर स्टेप आउट करके मिड विकेट के ऊपर वो शॉट जो देख के ये लग रहा था कि सूर्यकुमार यादव रिदम में आ चुका है, लेकिन अपने बड़ा रन बनाने के सिर्फ एक स्टेप अवे है। उम्मीद करते हैं कि अगले 4 मैचों में इनके बल्ले से बड़ा रन आ जाए और बड़ा इंपैक्टफुल पारी, इससे भी ज़्यादा इंपैक्टफुल पारी देखने को मिले। अभिषेक शर्मा की बात किया जाए तो ही इज़ अ जेम फॉर इंडिया। इस टी20 वर्ल्ड कप में भी अभिषेक शर्मा एक बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला है। अगर अभिषेक शर्मा थोड़े बॉल खेल गए तो फिर इंडिया को अपने रन रेट के बारे में फिक्र ही नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से खेलता है अभिषेक शर्मा और कल भी यही दर्शाया। अभिषेक शर्मा को रोको के कैसे, ऑफ साइड में 2 फिर भी वो कवर के ऊपर से छक्का चौका लगाता है। बॉडी में गेंदबाजी करो तो लेग साइड में खेल देता है। स्पिनर अगर बैक ऑफ द लेंथ यूज़ करे फिर भी वो खड़े स्टैंड एंड डिलीवर करता है। अभिषेक शर्मा को रोकना नामुमकिन देख रहा है। 35 गेंदों में 84 रन की एक कमाल की लाजवाब फायरी इनिंग्स खेली, लगभग 100 कर ही दिया था, लेकिन अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट से पीछे नहीं हटे, जिसके चलते 240 स्ट्राइक रेट से वो 35 गेंदों में 84 रन की एक फायरी इनिंग्स खेला। इसके अलावा इंडिया के लिए जो प्लस पॉइंट था वो था रिंकू सिंह का बैटिंग। रिंकू सिंह नंबर 7 पे आए और नंबर 7 पे आके क्या पारी खेली। पहले 7 गेंदों में 7 रन पर थे और बाद में फिर वो पारी वो खत्म किया 20 गेंदों में 44 रन, 20 बॉल्स 44 रन, 220 स्ट्राइक रेट से मैच को 238 की टोटल तक ले जाने में जैसा कि अभिषेक शर्मा की एक बड़ा हाथ है, ठीक वैसा ही रिंकू सिंह का भी एक बहुत ही बड़ा रोल है। रिंकू सिंह इंडिया की बैटिंग लाइनअप में सबसे ज़्यादा कठिन रोल निभाते हैं। आते ही पहली गेंद से मारना होगा, लेकिन कल सिचुएशन थोड़ा अलग था क्योंकि इंडिया की विकेट पहले से ही थोड़ा ज़्यादा गिर गया था, तो फिर इसके बाद और ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं बचा था। अक्षर पटेल भी उनके साथ खेल रहा था, आउट हो गए और उनके साथ फिर अर्शदीप को देखने को मिला। लास्ट 2 बार अर्शदीप और रिंकू सिंह बैटिंग किए, लेकिन फिर भी रिंकू सिंह 220 स्ट्राइक रेट से खेलकर इंडिया को 238 की टोटल तक ले जाने में समर्थ रहा। रिंकू सिंह की इस पारी के बारे में जितना ही बोलो उतना ही कम है, क्योंकि रिंकू सिंह बहुत दिनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने को मौका मिला। पिछले साल मुश्किल से 35 गेंदों का पूरे ईयर में 35 गेंदें खेलने को मिला था, जिसमें 20-22 गेंदें तो एक ही इनिंग्स में खेलने को मिला था और बाकी शायद कुछ गेंदों में 1 गेंद 2 गेंद ऐसे खेलने को मिल रहा था, तो फिर बहुत ज़्यादा गेम टाइम मिला नहीं था। आखिरी बार भी एशिया कप की फाइनल में 1 गेंद खेला था और चौका मार के इंडिया को जिताया था पाकिस्तान के खिलाफ, अब सबको याद ही होगा। और इतने दिन बाद आके भी रिंकू सिंह कितना फ्लुएंट दिखे। पहले 7 गेंदों में वो प्रेशर एब्जॉर्ब किया, प्रेशर सोक किया और उसके बाद जब एक्सीलरेट किया, हालांकि 19 ओवर में अर्शदीप के पास स्ट्राइक जाने के बाद 3 ओवर डॉट आ चुके थे और लास्ट बॉल में सिंगल नहीं लेने का फैसला किया, जो कि उस ओवर में पहले से ही वही करना चाहिए था। रिंकू को स्ट्राइक देना हमें लगता है कि सही नहीं था, रिंकू को पूरे 2 ओवर खेलना चाहिए था, तो फिर रन और भी ज़्यादा होता और रिंकू भी अपने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर पाते। क्योंकि इतना नीचे आते हैं उतना ज़्यादा बड़ा रन बनाने का मौका तो नहीं मिलता और इनके पास वो एबिलिटी है, तो फिर थोड़ा ऊपर आएंगे तो और भी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। इनके पास वो एबिलिटी है जो प्रेशर सोक भी कर सकता है और बाद में इतना फायरी हिटिंग करके बहुत बड़ा टोटल तक ले जा सकता है। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके बाद इंडिया के लिए एक डिसएडवांटेज भी है। बैटिंग में इतना फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने से हो रहा है कि आपका स्ट्राइक रेट तो अच्छा है, रन रेट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी
शायद समय से पहले विकेट गवा बैठते हो, जैसे कि कल भी हुआ। 14th ओवर में इंडिया दुबे को भी खो बैठे, मतलब 5 विकेट गिर गया था। इतना अर्ली विकेट अगर डिसमिस हो जाता है फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने से, थोड़ा संभालना पड़ेगा। शायद बीच में कभी इंडिया थोड़ा पार्टनरशिप बना के थोड़ा लो रिस्क शॉट खेल लिए तो बेहतर रहेगा। इंडिया विल डेफिनेटली लुक एट इट। सेकेंड इनिंग्स की बात किया जाए तो इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ हिस्ट्री में सबसे बड़ा टारगेट सेट किया था T20 हिस्ट्री में 238। और अब न्यूजीलैंड की बल्लेबाज डेवन कनवे और रचिन रविंद्र ओपन करने उतरे, लेकिन पहली ओवर में अर्शदीप ने क्या शानदार गेंद किया। दूसरे ही गेंद में डेवन कनवे को चलता किया और इंडिया को अर्ली विकेट मिल गया। बॉलिंग में इंडिया की स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से रिवील हो गया और वो ये है कि वो अर्शदीप और हार्दिक के साथ शुरुआत कर रहा है, 2-2 ओवर करवा रहा है और उसके बाद बुमराह को थोड़ा लेट एंट्री मिल रहा है, क्योंकि अपोजिशन आखिर की 1 और 2 ओवर में पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना चाहता है, जो कि बुमराह होने नहीं देंगे और भी ज़्यादा परेशानी में डालेंगे। और ऐसा ही हो रहा है। कल भी 6 रन का ओवर देखने को मिला बुमराह से और उसके बाद बुमराह की बाकी 3 ओवर, मिडिल ओवर में भी 1 ओवर दे सकते हो और 2 ओवर डेथ। दिस इज एब्सोल्युटली जीनियस मूव। 2 ओवर डेथ में बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब 5 ओवर में 50-60 रन की ज़रूरत होगा, तब ऑपोजिशन अगर 2 ओवर बुमराह के खेले और उसके साथ 2 ओवर अर्शदीप की, तो डेफिनेटली फॉर एनी ऑपोजिशन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट अनलेस इट इज़ अ रियली बैड डे फॉर इंडिया। ओवर में वरुण चक्रवर्ती फुल ऑन अटैक करेगा और दुबे 2 ओवर अगर कर रहा है तो इंडिया के लिए ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो फिर अक्षर और दुबे के मिला के इंडिया के पास 6 गुड बॉलिंग मिल रहा है, लेकिन दुबे को भी अपने गेंदबाजी में और बेहतरीन स्पेल करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की ओर से जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा, उनमें सबसे बड़ा नाम है ग्लेन फिलिप्स। कल नंबर 4 पे आए थे और नंबर 4 पे आके एक फायरी नॉक खेला। 40 गेंदों में 78 रन का एक अहम पारी। हालांकि न्यूजीलैंड इस टेस्ट में हमेशा से बहुत ही पीछे रहा है, लेकिन उनकी तरफ से एक लाजवाब बैटिंग देखने को मिला। वरुण चक्रवर्ती को भी कई सारे 6 लगाए और बहुत लंबा 6 लगाए और उनको IPL में भी मौका देना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस बार गुजरात के लिए उनको खेलने का मौका मिले और मैक्सिमाइज कर पाए। और इसके अलावा बॉलिंग में काइल जेमिसन और जैकब डफी 2-2 विकेट चटकाए। और अब सोशल मीडिया में तिलक वर्मा की रिकवरिंग का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जल्दी से रिकवर भी कर रहा है। उम्मीद करते हैं वो तीसरे मैच की बाद से चौथे मैच से इंडिया के लिए खेलने के लग जाए और बहुत ही जल्दी वापस लौटे। और इसके अलावा संजू सैमसन, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव थोड़ा बड़ा पारी इनके बल्ले से भी देखने को मिल जाए, तो फिर इंडिया एकदम फुल्ली बूस्टेड होगा, एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर इंडिया वर्ल्ड कप में उतरेंगे। इसी के साथ इंडिया 5 मैच की T20 सीरीज में पहला मैच जीतकर लीड हासिल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कौन होगा इस सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और स्पोर्ट्स टूटेल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम में जाकर भी फॉलो करना मत भूलना।